बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच में दारापुर नाम का एक गांव हुआ करता था और उस गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति अपनी बीमार पत्नी सीमा और बेटी अनुराधा के साथ रहता था। सीमा बहुत समय से बीमार थी और राजू ने उसका बहुत इलाज करवाया था, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। उसने अपने गांव के आसपास के सभी डॉक्टरों और हकीमों से भी उसका इलाज करवाया, लेकिन उसकी सेहत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था, जिसके कारण वो बहुत परेशान रहता था। राजू अपने घर का खर्च उठाने के लिए और पत्नी का इलाज करवाने के लिए अपने गांव के चौराहे के बीच में ही सब्जी का ठेला लगाता था, जिससे वो अपने घर का बहुत मुश्किल से गुजारा कर पाता था। सुबह काम करने के बाद शाम होते ही वो आस पड़ोस के गांव में जाता और अच्छे हकीम और डॉक्टर के बारे में जानकारी लेता। फिर निराशा से वो वापस घर लौट आता था। इस बार जब डॉक्टर सीमा को चेक करता है और वो राजू से बोलता है कि देखो राजू, तुमने कितने साल इसका इलाज करवाया लेकिन इसकी सेहत में कोई भी सुधार नहीं हो पा रहा है। मेरी मानो तो अब और डॉक्टर को दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वे बहुत मुश्किल से एक दो दिन ही और निकाल पाएगी, जिससे तुम्हारा इतना नुकसान हो रहा है। मेरी मानो तो अब डॉक्टर को रहने दो। जिसे सुनकर राजू, डॉक्टर साहब ऐसा मत बोलिए, मेरा जीने का यही एक सहारा था। आप ऐसा बोलेंगे तो मैं कैसे टूट जाऊंगा। फिर भी अगर कुछ भी हो सकता है, चाहे जितना भी पैसा लग जाए, अगर आप इसे बचा सकते हैं तो कोशिश कीजिए। नहीं नहीं राजू, मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से तुम इसका इलाज करवा रहे हो। अब मेरे बस की बात नहीं रही है, आज के बाद मैं नहीं आ पाऊँगा। इतना बोलते ही डॉक्टर वहाँ से गांव की तरफ चला जाता है। एक दिन राजू जैसे ही काम से वापस आता है तो देखता है अनुराधा सीमा के पास खड़ी रो रही होती। तभी, क्या हुआ बेटी अनुराधा, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? क्या बात है? सारी बात बताओ मुझको। तभी अनुराधा बताती है, पिताजी, अब मैं माँ को दवा देने के लिए यहाँ आई तो मैंने देखा कि माँ बिल्कुल भी आंखें नहीं खोल रही थी और उनकी सांस भी नहीं चल रही थी। तभी जैसे ही राजू देखता है तो वो जोर जोर से रोने लग जाता है। पिता को रोते देख अनुराधा भी जोर जोर से रोने लग जाती है, मानो कि राजू के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। अब दोनों बाप बेटी के अलावा एक दूसरे का और कोई नहीं था। अब राजू दुख भुलाकर हर रोज की तरह अपने ठेले पर सब्जी बेचने जाने लग जाता है, और जैसे अब उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा बोझ उतर चुका हो। ऐसे ही बहुत दिन बीतते जाते हैं। ऐसे ही बहुत दिनों के बाद राजू के ठेले के ऊपर एक औरत सब्जी लेने आती है। तभी राजू उस औरत से पूछता है, बताइए जी, कौन सी सब्जी और फल आपको चाहिए? लेकिन वो औरत बिना कुछ बोले राजू की तरफ देखती जा रही थी, जैसे वो राजू को पहचानती हो। अरे राजू, पहचाना नहीं मुझे? मैं तुम्हारी दोस्त रीनू हूँ। इतने सालों बाद मिले हो, पहचानोगे भी तो कैसे? अरे कुछ तो बोलो, पहचाना क्या नहीं? वो एकदम से बोले ही जा रही थी। अरे रीनू, अरे क्यों नहीं पहचानूंगा, तुम्हें तो मैं कभी भूल भी नहीं सकता हूँ। और बताओ, क्या हाल है तुम्हारा? मुझे सुना था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम यहाँ से कहीं दूर चले गए थे, अब बताओ। तभी रीनू, हाँ हाँ राजू, एकदम से घर वालों ने जल्दबाजी में मेरी शादी कर दी और हम यहाँ से चले गए थे। लेकिन क्या बताऊँ, यहाँ जाने के बाद मानो मेरे ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। और मेरे पति और मेरे सास मुझे बहुत मारते पीटते थे और वो एक शराबी थे। लेकिन मैं बहुत मुश्किल से उनके चंगल से छूट कर यहाँ आ गई वापस। मैंने ज़िंदगी में बहुत दुख काटे हैं और तुम्हारे बारे में भी बहुत जानने की कोशिश की। तुम भी तो गांव बदल कर यहाँ आके बस चुके थे। तभी राजू, मैं क्या बताऊँ रीना, मेरी ज़िंदगी भी ऐसे ही चल रही है। शादी के बाद पत्नी को 2 साल के बाद ही कुछ दिल का दौरा पड़ा। उसके बाद वो उसका शरीर एकदम काम करना बंद कर चुका था। मैंने इतने साल बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा और अंत में वो मुझे छोड़कर चली गई। मेरी एक बेटी है अनुराधा, अब उसके सहारे ही मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। तभी राजू, देखो रीना, यहाँ खड़े खड़े तो इतनी बातें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता है जहाँ लोग आते जाते हैं।
अगर तुम कल फ्री हो तो मेरे घर पर आ जाना, वहाँ अच्छी तरह से बैठकर बातें करेंगे और मैं तुम्हें अपनी बेटी अनुराधा से भी मिलवा दूंगा। कल ज़रूर आओगी तुम क्या? हाँ हाँ राजू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और मैं भी तो फ्री ही रहती हूँ। मैं कल 10 बजे तुम्हारे घर पर आऊँगी और तुम मेरा इंतज़ार करना घर पर। अगले दिन राजू अपनी बेटी के साथ बातें कर ही रहा होता है कि रीना ठीक 10 बजे से पहले ही राजू के घर पर पहुंच जाती है। अरे आओ आओ रीना, मैं तो तुम्हारा ही सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ और मैंने सोचा कि हो सकता है किसी काम के कारण शायद तुम भूल तो नहीं गई, लेकिन तुम आ गई हो, कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? अरे राजू, इतने प्यार से तुमने कल बोला था क्यों ना आती, भले ही मुझे कोई ज़रूरी काम भी तो होता फिर भी मैं आती। और रास्ते में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, यहाँ से गांव से पूछती पूछती सीधा आ गई हूँ। तभी रीना अनुराधा को देखते ही, राजू यही है ना तुम्हारी बेटी अनुराधा? ये तो बहुत ही सुंदर है, तुमने जितना बताया था ये तो उससे भी ज़्यादा बहुत ही प्यारी है। और अनुराधा बेटी, तुम्हारा क्या हाल है, तुम ठीक हो? तभी अनुराधा, जी हाँ आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए आप कैसे हो? पापा ने भी आपके बारे में बहुत बताया था और बहुत तारीफ कर रहे थे पापा आपकी। अब तो रीना का राजू के घर में आना जाना लगा ही रहता था, लेकिन अनुराधा रीना को घर में ज़्यादा आना पसंद नहीं करती थी। एक दिन रीना अनुराधा से, अनुराधा बिटिया अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मेरे साथ तुम मेरे घर में घूमने के लिए चलोगी? तभी अनुराधा, नहीं नहीं आंटी जी, मुझे कहीं भी जाना पसंद नहीं है और मैं नए लोगों के साथ कहीं भी नहीं जा सकती। मैं यहाँ पर ही अपने पिताजी के साथ ठीक हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तभी रीना, बेटा मुझे अजनबी मत समझो, मुझे अपनी माँ ही समझो और माँ समझ कर ही मेरे साथ चलोगी। नहीं नहीं आंटी, मैं कभी भी आपको माँ नहीं बोल सकती क्योंकि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और मेरी वही माँ थी और मैं किसी भी औरत को माँ नहीं बना सकती, इसीलिए मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाना चाहती हूँ। रीना के सामने तो राजू उस पल चुप रह जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद अनुराधा से बोलता है कि बेटा अनुराधा, ये तुम्हारा क्या ढंग है बात करने का? बड़ों से क्या ऐसे बात करते हैं? वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती है और इतना प्यार करती है और उसे माँ कहने में क्या हर्ज है बताओ? नहीं नहीं पिताजी, मैं उससे कभी भी अपनी माँ स्वीकार नहीं करूँगी और आप भी उनसे बोल दीजिएगा और मुझे उनका घर में ज़्यादा आना जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप खुद ही कल उन्हें मना कर दीजिएगा। देखो रीना, मैं कितने दिनों से तुम्हारे साथ बात करनी चाहता था और मेरे दिल में है कि तुम भी बेसहारा हो और मुझे भी जीवन साथी ज़िंदगी में चाहिए। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएं, क्योंकि हम तो पहले से ही प्रेम करते थे। देखो राजू, चाहती तो मैं भी यही हूँ क्योंकि अब मैं भी अकेली पड़ चुकी हूँ, लेकिन हम दोनों तो मान जाएंगे, लेकिन क्या तुम्हारी बेटी अनुराधा इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी और हमारा रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा? देखो रीना, तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। जब हम दोनों एक नए रिश्ते में बन जाएंगे तो अनुराधा को तुम्हें माँ स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। अगले दिन रीना और राजू एक दूसरे से इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो अनुराधा को हम दोनों की शादी के बारे में कैसे बताएंगे। तभी अनुराधा वहाँ पहुँच जाती है और राजू उससे बोलता है कि देखो बेटी अनुराधा, तुम्हें तो पता ही है कि इस घर में हम मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है और तुम्हें भी माँ की ज़रूरत है और मुझे भी पत्नी की, जो इस घर को संभाल सके, क्योंकि तुम तो जब बड़ी हो जाओगी तुम्हारी शादी के बाद मैं एकदम से अकेला पड़ जाऊँगा। और मैंने और रीना ने ये फ़ैसला किया है कि हम दोनों शादी करेंगे क्योंकि तुम्हारी रीना आंटी का भी इस दुनिया में और कोई नहीं है। वो बेचारी तुमसे बहुत प्यार करती है और बहुत ही पढ़ी लिखी समझदार है। वो इस घर को बहुत अच्छी तरह से चला लेगी। तभी अनुराधा, देखिए पिताजी, मैंने आपसे पहले भी बोला है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं कभी भी इन्हें अपनी माँ नहीं मानूंगी और ना ही मैं इन्हें अपने घर में आने दूंगी। ये बात आप फिर से सुन लीजिए। तभी राजू एकदम गुस्से में, देखो अनुराधा, तुम ज़्यादा क्या जानती हो, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें इस दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है
और तुम्हें बिल्कुल भी बोलने का ढंग नहीं रह चुका है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। और मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, हम दोनों कल शादी करेंगे और इसी घर में रहेगी। जब राजू अनुराधा को डांट रहा होता है तो तभी रीना बीच में बोलती है, राजू रुक जाओ, वो तो बच्ची है, तुम तो समझदार हो, उसे मत कुछ बोलो। ठीक है, अगर उसे मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद हूँ तो मैं कभी भी नहीं आऊँगी। नहीं नहीं रीना, ये ज़्यादा सिर पर चढ़ चुकी है। अगर इससे कुछ बुरा लगता है तो मैं इसे इसकी नानी के पास छोड़ देता हूँ, लेकिन हम दोनों कल शादी करेंगे और तुम हमारे साथ ही रहोगी। तभी अनुराधा वहाँ से रोते रोते दूसरे कमरे की तरफ चली जाती है। जैसे ही अनुराधा वहाँ से जाती है तो एकदम जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। और तभी राजू और रीना वहाँ से भागकर दूसरे कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ अनुराधा बेहोश गिरी पड़ी हुई होती है। तभी राजू ज़मीन पर बैठकर अनुराधा से ज़ोर ज़ोर से बोला, अनुराधा बेटी, अनुराधा बिटिया उठो, उठो ना, तुम्हें क्या हुआ है, बात करो मुझसे, क्या बात है अनुराधा बिटिया, कुछ तो बोलो ना। तभी राजू जल्दी जल्दी से गांव के डॉक्टर को वहां बुला लेता है। और डॉक्टर वहां आकर अनुराधा को अच्छी तरह से चेक कर कर बोलता है, तभी क्या हुआ था, मैंने इसे अच्छी तरह से चेक किया है और पता है कि इसने 2 दिन से भी कुछ नहीं खाया ना ही पिया है। और एकदम से इसने अपने दिमाग के ऊपर कोई बहुत बड़ी चिंता और परेशानी थी जिसके कारण वे बेहोश होकर गिर पड़ी थी। अब तुम्हें इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ेगी और खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। तभी डॉक्टर राजू से, क्या हुआ था इनको, मुझे अच्छी तरह से बताओ, मैंने चेक तो किया है और पता लगता है कि इन्होंने 2 दिन से कुछ भी खाया और पिया नहीं है। और इनने अपने दिमाग के ऊपर बहुत ही चिंता और परेशानी के कारण एकदम से बेहोश होकर गिर पड़ी थी। अगर ऐसे ही दोबारा हुआ तो इनकी जान भी जा सकती है। तभी राजू, डॉक्टर साहब मुझे भी नहीं पता चला, ये दूसरे कमरे में गई और अचानक ज़ोर से चिल्लाई और जब हमने जाकर देखा तो ये बेहोश पड़ी हुई थी। तभी डॉक्टर, वो सब ठीक है लेकिन अब आपको इसका अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ेगी और इसको समय समय पर खाने और पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने दवा लिख कर दे रहा हूँ, आप इसको समय समय पर वो दवा पिलाते रहना, जिससे ये सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ध्यान रखना अब इसे कभी भी परेशानी ना हो। डॉक्टर के जाते ही राजू ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है, लेकिन तभी रीना, देखो राजू, ये रोने का वक्त नहीं है और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं इसकी देखभाल करूँगी और हमारी अनुराधा कल सुबह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। राजू तो अनुराधा के ऐसे हो जाने पर बिल्कुल टूट ही चुका था, क्योंकि उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। अब उसकी बेटी ही उसके जीने का सहारा था, जिसे सोच सोच कर राजू बहुत ही परेशान हो रहा था। लेकिन रीना बहुत ही समझदार, पढ़ी लिखी थी। वो राजू और अनुराधा से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसने रात दिन उसकी बहुत देखभाल की, उसकी टांगों को अच्छी तरह से मालिश की और सिर की भी मालिश की, जिसे देख देख कर राजू बहुत हैरान हो पा रहा था कि रीना अनुराधा से कितना प्यार करते थी। और उसे लग ही नहीं रहा था कि ये उसकी बेटी नहीं है, ऐसे लग रहा था कि ये उसकी ही असली माँ है, जो उसके तन मन से अपने बच्चे की तरह वो उसकी रात दिन सेवा करती थी। सारा दिन बीत जाने के बाद अब रात हो जाती है और डॉक्टर की दी हुई दवा को रीना अनुराधा को पिला देती है। और रीना थकी हारी हुई अनुराधा के साथ वहीं बिस्तर के पर सो जाती है। सुबह होते ही रात दिन इतनी अच्छी देखभाल हो जाने के कारण अब अनुराधा एकदम से बिल्कुल ठीक हो जाती है और उठकर बेड के ऊपर बैठ जाती है। तभी वहीं रीना भी आ जाती है और राजू बोलता है, अनुराधा बिटिया, अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो ना, तुम्हें पता है कि कल से अब तक मैंने कैसे एक एक पल काटा है, तुम्हारी रीना आंटी भी एक पल भी तुमसे दूर नहीं हुई। अगर तुम्हारी रीना आंटी नहीं होती तो शायद मैं तुम्हें खो देता बेटा, जैसे मैंने तुम्हारी माँ को खो दिया है, और अब तुम ही मेरे जीने का सहारा हो। अगर बेटा
धन्यवाद करना है तो अपनी रीना आंटी का करो और उनसे माफ़ी मांगो। तभी अनुराधा, रीना आंटी, क्या आप मुझे माफ़ कर सकती हैं? आपने हमें कितना प्यार दिया। अगर आप नहीं होते तो शायद आज मेरी जान नहीं बच पाती। और मैंने जाने अनजाने में आपका कितनी बार दिल दुखाया, ना जाने आपको क्या क्या बोल दिया। क्या आप मुझे माफ़ कर देंगी? अरे नहीं नहीं अनुराधा बिटिया, ऐसे नहीं बोलते। और बच्चे तो गलतियाँ करते ही रहते हैं और बड़ों का फ़र्ज़ बनता है कि उनकी गलतियों को माफ़ कर देना, ठीक है? और मैं एक ही शर्त पर माफ़ करूँगी, अगर आज के बाद तुम मुझे माँ मानोगी। इतना बोलते ही अनुराधा, हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, हम आज के बाद एक साथ रहेंगे और मैं आज के बाद कभी भी आपको हम दोनों से कभी भी दूर नहीं जाने दूँगी। उस दिन से राजू, रीना और अनुराधा की नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी थी। अब वो सभी खुशी से मिलजुल कर रहने लग जाते हैं।